किसी कोई आइडिया कहाँ से शो करते हैं? मैम मैम मनन, तुम्हें मेरी स्क्रीन शो कर रहा है? सर हो रही है, बीच में चली गई थी। क्या प्रॉब्लम है वही देख रहा हूँ मैं। मीटिंग में आपकी स्क्रीन शो हो रही है तो यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है ये? फिर एक बार बाहर बोल दो कि मैम को बाहर 1 मिनट बोल देना, शायद उनको कुछ आइडिया हो। क्या हो रहा है? हाँ वही माउस दिख रहा है, स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? सर मीट में दिख रही है। कुछ स्क्रीन शेयर तो नहीं करना पड़ता? मैम ये शो नहीं कर रहा स्क्रीन यहाँ पर। देखिए
ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था गॉस थ्योरम, राइट? तो गॉस थ्योरम में मैंने कहा बताया था कि फॉर्मूला याद करना है और स्टेटमेंट याद करना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है देखो, टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई हमारा कौन है? इलेक्ट्रिक। और डी एस कौन है? स्मॉल एरिया। ध्यान रखना, स्मॉल एरिया बोलना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास एक फुटबॉल है, बेस्ट तो मुझे लगता है फुटबॉल वाली बॉल समझते हो, उस वाली बॉल में मैंने देखा ब्लैक व्हाइट स्पॉट लगे होते हैं। तो एक छोटा सा जो स्पॉट है उसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ds। ठीक है ना? तो E डॉट ds का मतलब हम ये कैसा फ्लक्स निकाल रहे हैं? स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स। जब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। गॉस ने बताया टोटल फ्लक्स हमेशा किसके इक्वल होगा? Q बाय एप्सिलॉन। कौन सा Q? इनसाइड वाला। ठीक है ना? मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, मैंने एक बात और बोली है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू ऑल चार्जेस। इसका मतलब अगर चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है या बाहर है, सारे चार्ज कंसीडर करेंगे। अगर हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q बाई एप्सिलॉन नॉट में कौन सा लेंगे? ओनली इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस रियल है या इमेजिनरी है? सही बात है। और E डॉट ds को जब हमने इंटीग्रेट करा तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है ये वैक्यूम में आ रहा है। अगर मीडियम आएगा तो बदल जाएगा। हाँ बदल जाएगा, उसको हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर a closed 3D Gaussian surface is 1 by epsilon naught times of charge enclosed by Gaussian surface in vacuum। वैक्यूम में ही लगेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, हमने इसकी डेरिवेशन करी थी, जब स्फीयर लिया था उस स्फीयर में हमने क्या करा है? एलिमेंट लिया है। ठीक है, उस एलिमेंट में क्या खास बात है? इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन। तो जब हमने E डॉट ds लिखा था तो इसको बन गया हमारा E ds cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो क्या बचा हमारे पास? E ds। क्या E को मैंने बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के? इसका मतलब मैं क्लियरली समझाना चाहता हूँ, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाल रहे हो गॉसियन सरफेस पे, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेरिएबल चीज को हम इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट को ही बाहर निकालते हैं। E का फॉर्मूला क्या पता था? KQ बाई आर स्क्वायर। ds स्मॉल एरिया था, जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आएगा, विच इज 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो हमारा आ गया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो ये स्फीयर बनाया है ये गॉसियन सरफेस है, एक्चुअल है या इमेजिनरी? सही है। फिर मैंने क्वेश्चन बनाया जिसमें दो सरफेस है S1 एंड S2, चार्ज है Q1 Q2 Q3। जब हम फ्लक्स थ्रू S1 निकालेंगे तो ओनली Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? फ्लक्स थ्रू S2 निकालेंगे Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब फ्लक्स में बाहर वाला चार्ज फालतू है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सही। फ्लक्स में हमेशा मैंने कौन सा चार्ज बोला है? अब बाय चांस एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ गया, सरफेस S1 दिख रही है सबको, सरफेस S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? Q1 या Q2 या Q3? Q1 Q2 Q3 या सारे क्रिएट करेंगे। क्लियर हुआ? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कौन से चार्ज? सारे चार्ज। बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे चार्ज, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। Q बाई एप्सिलॉन नॉट में कौन सा चार्ज? ओनली इनसाइड। डाउट है? क्लियर है सबको ना? ठीक है। उसके बाद हमने करा था बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब हमने चार्ज कहाँ डाल दिया था? क्यूब के सेंटर। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब क्या हुआ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू फेस, वन फेस, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो 6 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि 6 फेस है और सारे फेस बराबर बराबर चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। ठीक है ना? हमने क्या करा था? चार्ज को फेस सेंटर रख दिया। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? चार्ज ना तो अंदर है ना ही, तो इसके साइड में क्यूब मैंने और लगा दिया। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? क्यूब के साइड में क्यूब, मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फ्लक्स कितना होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आधा आधा बांट लेंगे दोनों। तो एक का हिस्सा कितना आएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जो दिख रहा है उसका Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ एक इनविजिबल क्यूब है यहाँ पर एक?
इमेजिनरी जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उसका भी फ्लक्स Q by 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर हमने तीसरा केस क्या बनाया था? हाँ बेटा, जिसके साइड में तुमने लगाया। थर्ड केस मैंने क्या बनाया? एच सेंटर। तो इसमें मेन काम है कितने क्यूब्स लगाने पड़ेंगे। तो एच दिख रहा है सबको? इसके साइड में मुझे 3 क्यूब लगाने पड़ेंगे। देख लो, एक 1 पे डालूंगा, एक 2 पे डालूंगा और एक एच बी से टच करता हुआ। तो अब मुझे 4 क्यूब दिख रहे हैं क्या? एक एक्चुअल है, 3 इमेजिनरी है। टोटल 4 क्यूब्स का फ्लक्स कितना होगा? क्यूब बाय एप्सिलॉन। तो 1 क्यूब का बाय 4 कर देंगे, ठीक है। तब हमने केस 4 क्या लिया था? ग्लास। ग्लास के टॉप पर मैंने एक चार्ज रख दिया। पानी का ग्लास हॉलो है या क्लोज है? हॉलो। तो उसके ऊपर एक ग्लास और रख दिया। अब क्या क्लोज सरफेस बन गई? तो अब फ्लक्स थ्रू 2 ग्लासेस विल बी Q by एप्सिलॉन, जिसमें एक इमेजिनरी है और एक रियल है। हम फ्लक्स निकाल रहे हैं रियल वाले का। टोटल था Q by एप्सिलॉन नॉट, तो रियल वाला आधा ले लेगा, तो Q by 2 एप्सिलॉन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमने चार्ज कहाँ रखा था? कॉर्नर पे, बिल्कुल वर्टेक्स पे डाल दिया। तो फिर से चार्ज को सेंटर पे लाना चाहते हैं। इस बार कितने क्यूब डालेंगे? 7। ठीक है सबको? 1 2 3 और इसके ऊपर 4 और रख देंगे। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए? 8। फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स इज Q by एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज 1 by 8 टाइम्स ऑफ Q by एप्सिलॉन नॉट। सही है? मतलब जो साइड टीचर ने क्यूब रखा था। हाँ। फिर केस 6 हमने बनाया। इस बार सिलेंडर कैसा लिया मैंने? क्लोज्ड। 3 केस बनाए थे। एक बार चार्ज कैसा डाला? सिलेंडर के अंदर। तो फ्लक्स कितना था? Q by एप्सिलॉन नॉट। सेकंड केस में बाहर, तो 0। थर्ड केस में जस्ट सरफेस पर। तो सरफेस वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है, ना उसको मैं अंदर कह सकता हूँ ना मैं बाहर। तो उसके बगल में, इसके ऊपर है, एक और सिलेंडर ला के रख दिया। अब क्या 2 सिलेंडर मिलकर के Q by एप्सिलॉन नॉट बनाएंगे? तो एक का हिस्सा Q by। इस फ्लो को समझना, आंसर नहीं रटना, एग्जाम में फिर बदल देगा। फ्लो आ गया तो बन जाएगी बात, सही है। अब आज हिंदी डालो कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हाँ बेटा, हाँ ऐसा हम अज्यूम करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हाँ बेटा, सर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें चार्ज आउटसाइड भी हो सकता है। कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। गॉस के लिए जरूरी था कि चार्ज अंदर हो और सेंटर पे हो, तो बेस्ट केस है। सही बात है भाई। गॉस से हम क्या चाहते हैं? फ्लक्स बहुत मुश्किल से निकले या बहुत आसानी से? सिंपल, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम में डेरिवेशन आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, मैंने लिखा है 3+2। इसका मतलब 3 मार्क्स की क्या आती? डेरिवेशन। उसी में सेकंड पार्ट 2 मार्क्स का क्या डाल देते हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो। तो इसको समझाने से पहले मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब होता है चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब मैंने क्या बोला? चार्ज अपॉन लेंथ। तो एक हमारे पास ये वायर है, पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लें, ठीक है ना, लॉन्ग वायर है, ठीक। अब ये बताओ, इस लॉन्ग वायर के पास मैं चाह रहा हूँ एक सिलेंडर बना दूं रेड कलर का। सबको सिलेंडर दिख रहा है? देखा सबको सिलेंडर? देखने में मुझे ये क्या लग रही है? कोक वाली कैन, कोल्ड ड्रिंक आती है कोक वाली, तो वो मुझे दिख रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो क्या इस कैन का एक टॉप है? देखा टॉप सबको? इस टॉप का नॉर्मल किस डायरेक्शन में होना चाहिए आपको? अभी लिखना नहीं, पहले सुनो मेरी बात, पहले सुना करो जब मैं बोलूं। क्या इस कैन का बॉटम दिख रहा है? दिख रहा है? इसका नॉर्मल कहाँ दिख रहा है? डाउनवर्ड। तो क्या मैंने क्लियरली बोला था, नॉर्मल इज ऑलवेज आउटसाइड, अवे, बाहर भागता है। क्या इस कोन की साइड वॉल्स दिख रही हैं?
जिसपे लिखा होता है, ब्लू कलर का स्टिकर लगा होता है। ठीक है सबको? इसका नॉर्मल किस तरफ होगा? अभी तो इस कोन में या सिलेंडर में जो कोक की कैन है हमारे पास सिलेंड्रिकल, इसमें कितनी सरफेस दिख रही है? 3। एक टॉप 1, एक बॉटम 2 और एक कर्व सरफेस 3। सबको दिख गई? ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आज हम पढ़ रहे हैं इसको हमें नेक्स्ट ईयर लिखना है एग्जाम में, फाइनल्स में, राइट? तो इतना लॉन्ग टाइम तक कोई चीज का भी याद रहेगी जब आपने अच्छे से उसको समझा हुआ है। रट्टा लगाओगे 1 महीने बाद गायब हो जाएगा। समझोगे तो दिमाग में रहेगा कि अच्छा सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था। वायर के आसपास उनको क्या दिखता है? सिलेंडर। सिलेंडर में मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया? मूवीज देखने जाते हैं तो वहाँ कोक मिलती है, पॉपकॉर्न के साथ हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो ये जो मुझे कोक का कैन दिख रहा है उसके अंदर 3 सरफेस दिखती है, जहां से हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका नाम मैंने क्या दिया है? 1। सही। नीचे बॉटम को नाम क्या दिया है? 2। और जो सिलेंड्रिकल होता है, वॉल जो होती है, उसको मैंने नाम क्या दिया है? 3। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ध्यान से देखो पॉजिटिव चार्ज को। देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाती है, मानते हो? तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल को देख रहा हूँ सरफेस 3 वाली, तो कितना एंगल दिख रहा है? देखा सबको? ठीक है। ये वायर लॉन्ग वायर बोला था, राइट मैंने? इसका मतलब काफी बड़ा है ऐसा। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा ये वायर है, वायर का दूसरा पॉइंट, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नॉर्मल है सरफेस 1 पे, कितना एंगल दिख रहा है? सबको दिखा? रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो बस। ठीक, तो वैसे मुझे बॉटम दिख रहा है, बॉटम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है क्या? कितना एंगल बना रही है नॉर्मल से? 90। तो क्या एंगल समझना जरूरी है? एंगल हमेशा किसके बीच में लेते हैं? नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ऑलवेज टेक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल। सरफेस से कभी भी एंगल नहीं लेना। ठीक है, तो सरफेस 1 पे कितना एंगल दिखता है मुझे? 90। सरफेस 2 पे कितना एंगल दिखता है? 90। सरफेस 3 पे कितना एंगल दिखता है? 0। देखा? अब देखते हैं गॉस थ्योरम क्या कहता है। गॉस ने क्या बताया था? पाई टोटल किसके इक्वल होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सही ना? अब फाई टोटल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3 इक्वल टू क्यू बाई 1। के लिए मैं क्या लिखूंगा? फ्लक्स क्या होगा? ई डी एस साइन थीटा कॉस थीटा? कॉस थीटा। कितना थीटा? 0 या 90? 1 देखो। सही, लिखो नहीं बेटा, पेन छोड़ दो, लिखो नहीं, मैं मना करता हूँ। देखो पहले, एग्जाम में क्वेश्चन बदल देता है। अब सरफेस 2 देखो क्या दिख रहा है? एडीएस कॉस 90। सही, प्लस सरफेस 3 देखो क्या दिख रहा है? एडीएस कॉस 0 इक्वल टू, ध्यान से देखो, क्या मैंने लैम्डा को क्यू बाई एल लिखा था? ये एक मेरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर की लेंथ मैंने कितनी ली है? एल। और रेडियस कितनी ली है? आर। दिखा समझ? ठीक है, तो क्या मैं क्यू को लैम्डा एल कह सकता हूँ? बताओ भाई सब लोग। सही। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो मैंने पहला 0 लिख दिया। दूसरा भी कॉस 90 है क्या? 0 लिख दिया। तीसरा, अब मुझे दिख रहा है इंटीग्रेशन ई डी एस। ई कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है? बताया था मैंने, गॉसियन सरफेस पे ई का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो बाहर आ गया। अब क्या बचा? डीएस का इंटीग्रेशन। तो तुम लोग बताओ क्या लिखना चाहिए? डीएस कौन है, समझ में आता है? ये छोटा सा जो मैंने एलिमेंट लिया, 2 pi r h 2 pi r m। हाँ वेरी गुड। डीएस स्मॉल एरिया, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या सरफेस 3 का पूरा एरिया लेना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर एल। सही लिखा मैंने? इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन। मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ साफ साफ। 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बना था राइट? ई को मैंने क्या कर लिया? बाहर। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। क्यू को क्या लिख दिया? सही है। डीएस को हमने क्या लिखा? सबको पता है सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एल होता है, राइट? इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एल से एल गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लैम्डा बाय 2 पाई लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अजीब है, सही है। इस फॉर्मूले से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लैम्डा में कोई रिलेशन है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में कोई रिलेशन है, तो क्या एग्जाम में ग्राफ आ सकता है, कैसा ग्राफ बनाना चाहिए, इनवर्स रिलेशन है ना बेटा। इनवर्स का मतलब बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल शब्दों में समझो, जितना आर ज्यादा करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती है। इस शेप को मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, किसी दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है मैं क्या करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, उससे क्या फायदा होगा। अगर इंटू 2 अपॉन 2 कर दूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, ये बन जाएगा 4 पाई। बढ़िया। नीचे ध्यान से देखो क्या दिख रहा है मुझे, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा क्या, तो इसको क्या मैं 2 के लैम्डा बाई आर कह सकता हूँ, सही है। तो बुक में कौन सी फॉर्म दी है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या मैंने एक फॉर्म और सिखा दी, मुश्किल वाली आसान वाली, आसानी से याद रहे, 2 के लैम्डा बाई आर। के का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ 9 × 10⁻⁴। ठीक है, अब नोट करो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बोला है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में। राइट भी हो सकती है बेटा, दोनों तरफ जा रही होगी, ये तो पॉजिटिव है ना, इसका मतलब मैं इधर भी बना सकता हूँ ना, चाहे उधर बनाओ चाहे इधर बनाओ। वैसे जो नीचे वाली सरफेस है देखो मैंने उसमें भी बना दिया दोनों तरफ। ठीक, जब मैं बताता हूँ ना तब सुना करो, तब लिखा नहीं करो। लिखने के लिए देखो मैं अलग से टाइम इसीलिए देता हूँ, ध्यान सुनोगे अपने आप पिक्चर बन जाएगी। अच्छा, इस डेरिवेशन में क्या बताया, एक वायर है, वायर के आसपास हमने एक सिलेंडर बनाया, उस सिलेंडर के टॉप को नेम 1 दिया, बॉटम को नेम 2 दिया, कट सरफेस को नेम 3 दिया। नेमिंग चेंज कर सकते हैं, राइट, नेम कुछ भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप के लिए एंगल कितना है 90, बॉटम के लिए कितना है 90, कट सरफेस के लिए कितना है 0। इसका मतलब टॉप का फ्लक्स 0, बॉटम का फ्लक्स 0। फ्लक्स सिर्फ कौन देगा, सरफेस 3। वेरी क्लोज सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर, इसी के लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया था, कोक वाली कैन, इसीलिए स्पेशली मैंने बोला था कि कोक वाली कैन है हमारी। और में चेंज हो जाएगा फिर। मतलब गॉस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो हम ओपन क्यों लेंगे, गॉस तो कहता है कि सरफेस क्लोज होनी चाहिए, है ना। मतलब हम प्रीफर करेंगे कि सरफेस क्लोज हो, ना हो तो बनाना पड़ेगा। सबका हो गया, ये नो सर। आपने लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या, तो क्लास के बाद रुक के पूछ लेना कुछ डाउट हो। अच्छा, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करो, उसकी रिकॉर्डिंग चेक करो। अभी कुछ टाइम के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा ना, तो जिन लोगों को छूटा हो उनको मैं पहले बुला के दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। थोड़ा बाद बोर्ड के एग्जाम्स हो जाए ना, उसके बाद फिर बुला लूंगा तुम लोगों को। आगे बढ़े, यस सर। सबका हो गया।
और आज का काम आज करो, कल पेमेंट डालो। थोड़ा थोड़ा काम होता है। देखो लास्ट क्लास में जो हमने 1 घंटे में पढ़ा, अभी स्टार्टिंग में मैंने 5 मिनट रिवाइज करवा दिया, नहीं करवा दिया? तो इस रूल तो पकड़ो जो मैं बोलता हूँ। मैं सबसे आते आते ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता हूँ, बताओ अभी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है। उसका फायदा समझ में आ रहा है? धीमे 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 तुम्हें याद आ जाएगा। क्लास के स्टार्टिंग में मैं प्रीवियस क्लास का पूछता हूँ और क्लास के एंड में मैं समरी बना देता हूँ, भाई आज क्या सीखा तुमने। एक मिनट मैं देख लूँ मीटिंग चल रही कहीं कैंसिल तो नहीं हुई। मनन तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है सर, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लॉन्ग वायर की वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो बुक में गिवन है। ठीक है, एग्जाम में तुमको ये लिखना है। मैंने तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दी और मैंने थोड़ा इजी फॉर्म में क्या बोल दिया उसे, 2k लैम्डा बाई आर, जो नहीं नहीं कटेंगे नहीं, बट आई विल रिकमेंड टू यूज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो बुक में लिखा है वो आसानी से मान जाते हैं ना। तब इमेजिनरी, गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इमेजिनरी, गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इमेजिनरी। ये फॉर्मूला हम सेम विदाउट गॉस लॉ भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा क्या। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच टफेस्ट पार्ट और इजी मीडियम डिफिकल्ट। इजी मीडियम धीमे धीमे लेवल बढ़ाता जाता हूँ। फ्लो पे ध्यान दो कि मैं क्या बता रहा हूँ। फ्लो पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ बना देता हूँ। ऐसा ही पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और लैम्डा का ग्राफ बनाओ, तो क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो बना लो, ऐसा भी बना लो। जिसके दिमाग में कोई भी डाउट आए, कोई भी आइडिया है तो मुझसे बोला करो, मैं करके दिखाऊंगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि वायर पे चार्ज नेगेटिव होता? ऐसा भी तो आ सकता है एग्जाम में, सेम डेरिवेशन, बस एग्जाम में क्या बोल दिया, वायर हैज नेगेटिव चार्ज। तो सेम डायग्राम बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट कर दूंगा क्या? इसका मतलब वायर से दूर जाने के बजाय वायर के पास आएंगे, बाकी सब कुछ से। देखो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस फॉर्मूले को देखकर मुझे क्या आइडिया आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लैम्डा कैसे है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर कैसे है, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आज से ध्यान रखना है, जो भी चीज बना रहे अगर वो न्यूमरेटर में है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। डिनोमिनेटर में है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर हुआ? अब इस पे न्यूमेरिकल ट्राई करें। चलो एनसीईआरटी ओपन करो, न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इस पे। मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 23। क्या सबको क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा है? An infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहचाना सबने? मैंने तो यूनिट से पहचाना, न्यूटन पर कूलम से मैंने पहचाना इलेक्ट्रिक फील्ड है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है? 2 सेंटीमीटर क्या है? आर। एल नहीं है, पढ़ो ध्यान से। डिस्टेंस बोला ना बेटा, तो वायर से जो डिस्टेंस थी उसको हमने एल कहा था या आर कहा था? आर कहा था। एल तो लेंथ ऑफ सिलेंडर थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या निकालना है, लैम्डा। फॉर्मूला है हमारे पास, लगाओ आंसर निकालो। मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया, मैंने कहा नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी। मेरी बात सुनोगे तुम्हें पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों बोला। हाँ वेरी गुड, ये समझदारी है, बिल्कुल सही। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई एग्जाम में अगर तुम्हें लिखना है तो भाई मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले लिखता कि भाई फॉर्मूला मुझे क्या पता है, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पहले तो मैं ये फॉर्मूला लिखता एग्जाम में,
ठीक, फिर अगली लाइन में मैं क्या लिखता, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 अपॉन 2। अब अगली लाइन में क्या लिखता, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, के नहीं लिखता, एनसीईआरटी के नहीं बोलती, राइट है ना, मतलब एनसीईआरटी हर जगह ध्यान दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखती है। मतलब ऐसा कर सकते हो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। अब ठीक है, हाँ अब बताओ वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी बताओ मुझे। सर 10 raised to power -7 आ रहा है। हाँ आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10⁴। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, 9 इंटू 10⁹ इंटू लैम्डा अपॉन आर कितना था 2 सेंटीमीटर, तो मुझे तो 2 नहीं दिखता, 2 इंटू 10⁻⁻ मीटर दिखता है। मैं क्लियरली बोलता हूँ हमेशा मीटर किलोग्राम सेकंड। आप सॉल्व करो और देखो कितना आता है। ये तो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, ये बन जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻² अपॉन 10⁻⁹। -7 तो ये बन जाना चाहिए 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई एल, लैम्डा का फॉर्मूला था क्यू बाई एल, तो मैंने वहीं से यूनिट सोच ली, कूलम पर मीटर। ठीक है, एक बार बुक में चेक कर लेना, जहाँ तक मुझे याद है बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, एक बार चेक करो। दे रहा था 10 हाँ गलत है, चेक करो, सही करना, मतलब करेक्शन करना, बुक में करेक्शन कर लेना इसके आंसर में, बुक में। हमारा आंसर क्या आ रहा है 10⁻⁻7 कूलम पर। हाँ उसे काट के ही लिखो 10⁻⁻7। ठीक है, नहीं वो घर पर है, उससे 10⁻⁻5 बनेगा, अगर देखो मैक्रो मतलब 10⁻⁻6। सबने करेक्शन कर लिया ना अपनी बुक में, मैंने बोला इसका आंसर गड़बड़ है, सही कर लेना 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। अगर मैं माइक्रो में लिखना चाहता हूँ तब देखो क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा 0.1, सही बोला मैंने, 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। ठीक है, 0.1 होगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। बहुत ही आसान क्वेश्चन था या नहीं था ये, है ना, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बस। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, a point charge of 2 microcoulomb is at the center of cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is net electric flux through the surface? क्या निकालना है, फ्लक्स, किसका फ्लक्स, सरफेस वन सरफेस का या क्यूब का, सरफेस और देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। एक सरफेस या सारी सरफेस, मुझे तो सारा लग रहा है बेटा, यहाँ चलो एक बार डाल देता हूँ। अब ठीक है, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब सरफेस। अब ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, क्यूब एप्सिलॉन नॉट लगाओ। हाँ मैंने कहा था याद करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। कोशिश करनी बेटा, कोशिश करो, देखो तो क्या आता है। क्यू कितना था हमारा 2 माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6। एप्सिलॉन नॉट याद रखना है 8.85 × 10⁻⁻12। बताओ कितना आ गया। वही वही तो मैं पूछूंगा अभी कि साइड क्यों दिया, साइड तो ऐसे ही फालतू में दिया है, क्या हमने साइड का कोई यूज करा। इसका मतलब फिजिक्स में जितनी इंफॉर्मेशन होती है उतनी देंगे, कई बार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती।
2.2 × 10⁵ आ रहा है। तुम लोगों कितना आ रहा है? यूनिट याद है किसी को फ्लक्स की? यूनिट बढ़िया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और एक बार हमने और डिस्कस करा था वोल्ट, दोनों लिख लो। बुक से मैच करा है सर? हाँ ठीक है, मैंने थोड़ा राउंड ऑफ कर रखा है। मतलब मैंने जो करा कैलकुलेशन वो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। इस क्वेश्चन में जो ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था, क्या यूज था इसका? कोई भी यूज? सबको लॉजिकल लगा? चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखो कॉन्सेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। A point charge causes an electric flux of -1 × 10⁵। इसका मतलब फ्लक्स कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव सुनते मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? फील्ड लाइंस बाहर जा रही है या अंदर आ रही है? अंदर। पहचाना सबने? To pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge। इसका मतलब चार्ज स्फीयर के कहाँ रखा है? सेंटर पे। फर्स्ट पार्ट, if radius of Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? आधा हो जाएगा। बताओ भाई सब लोग। आधा हो जाएगा। सबको लग रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक हमारे पास स्फीयर है जहाँ पे अंदर एक नेगेटिव चार्ज रखा है जिसका कुछ फ्लक्स है। अब अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं या डबल कर दूं तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही। भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसमें रेडियस कहाँ आता है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। मैंने इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट है मतलब इसके अंदर ज्यादा सॉल्व वॉल्व कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे? इफ रेडियस वर डबल्ड फ्लक्स विल रिमेन्स सेम, देयरफॉर -1 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सही बोल रहा हूं मैं? रेडियस बदलने से फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर है। इसका मतलब फ्लक्स सेम रहेगा, जितना पहले था उतना अब रहेगा। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज? फ्लक्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? Q/ε0। सही है। फ्लक्स कितना था हमारा? -1 × 10⁵ इक्वल टू Q/ε0। ε0 कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12। तो Q आ जाएगा -8.85 × 10⁻⁹। चेक करो बुक में क्या दिया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है या नहीं है? यू कैन डू इजिली। बस कॉन्सेप्ट आराम से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। -8.8 नैनो कूलम। हाँ एक ही बात है। 10⁻⁹ को नैनो कह सकते हैं ना। तो बुक में इसको लिखा है -8.85 नैनो कूलम। बोथ आर करेक्ट, चाहे 10⁻⁹ लिखो चाहे नैनो लिखो, एक ही बात। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁹। ठीक है। मिली का मतलब 10⁻⁻3, पिको का मतलब 10⁻⁻12। ठीक बोला मैंने? लिख देता हूँ, अगर डाउट है तो मैं लिख देता हूँ साइड में। मैंने बोला माइक्रो का मतलब मुझे दिखता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब दिखता है 10⁻⁹, पिको का मतलब दिखता है 10⁻⁻
-12। मिली का मतलब दिखता है 10⁻³ एंगस्ट्रॉम का मतलब दिखता है 10⁻⁻10। लिख लो भाई। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है न्यूमेरिकल्स में। हमेशा न्यूमेरिकल्स में मीटर किलोग्राम सेकंड लेना है। डिस्टेंस को कभी भी सेंटीमीटर या किलोमीटर में मैं नहीं लेता, हमेशा मीटर में। MKS, वेरी गुड, ये बोलना चाह रहा नहीं पता रहा। इसका मतलब है अगर कोई मुझसे डिक्शनरी लेके इंग्लिश पूछना शुरू करे तो मुझे सब आता होगा, नहीं आता होगा, बट जितना मुझे आता है उससे मेरा काम चल जाता, नहीं चल जाता। समझो सही कह रहे हैं। हम जो इंग्लिश बोलते हैं सारी डिक्शनरी थोड़ी नहीं हमें पता होती, बट जो हम बोलना चाहते हैं वो बोल लेते, नहीं बोल लेते। इसका मतलब फिजिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, मुझे सब नहीं पता, बट जितनी जरूरत है उतना पता है। ठीक बात बोला। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई नो ओनली 99%। जितना मैं बता रहा हूँ उससे तुम्हारा 99% काम हो जाएगा। 1% नहीं आता तो उसको ढूंढ लेंगे, गूगल कर लेंगे, 10⁻⁻18 क्या होता है ढूंढ लेंगे। ठीक बात बोली। तो जानना अच्छी बात है। दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, एक फ्रिक्वेंटली यूज्ड, एक रेयरली यूज्ड। तो फ्रिक्वेंटली यूज्ड अच्छे से पता होना चाहिए, रेयरली यूज्ड पता है तो अच्छी बात। ठीक बात है ना। आगे बढ़ते हैं। 18 जहां तक मुझे याद है मैंने करवा दिया था, चेक करो सब लोग, है ना। अपने बुक में टिक करते जाना जिससे मुझे पता रहे कि भाई कौन कौन से मैंने करवा दिए हैं। अब हम करेंगे 16th एंड 17th। आई थिंक 15th भी मैंने करवा दिया है। 16 17 चेक करो, नहीं कराए। अभी करते हैं, अभी करते हैं। चलो पहले 16 ट्राई करते हैं। 16 पे लिखो कॉन्सेप्चुअल, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। अभी चैप्टर खत्म होने वाला है तो इसका तुम लोगों को टेस्ट होगा भाई, एक सरप्राइज टेस्ट होगा और एक बता करके होगा। ठीक है। 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर oriented so that its faces are parallel to coordinate planes। कॉन्सेप्चुअल लिखा होगा, समझ में आ गया। पेन नहीं उठाना, समझना है क्या बोलता है। तो 15 तो 16 दोनों को रीड करते हैं ना, क्योंकि 16 में 15 की बात करी। तो मैं रीड करूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सब रीड कर लो एक बार। हाँ 15 तो मैंने करा दिया, बट 16 क्वेश्चन में कुछ बात करी क्या 15? आराम से पढ़ो फिर डिस्कस करते हैं। आइडिया आना चाहिए, आइडिया आ रहा सेम रहेगा, ठीक है, भी डिस्कस करेंगे। सॉल्व नहीं करना, मैंने कहा बस पढ़ो, दिमाग में कुछ आइडिया आना चाहिए। ठीक है, डिस्कस करें। चलो देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या हमारे पास किसी क्यूब या क्यूबॉइड की बात कर रहा है? ठीक है ना। क्यूब था क्यूबॉइड था? क्यूब था, जिसकी साइड कितनी थी? 20। तो देखो भाई मैंने क्यूब बना दिया है। थोड़ा भावनाओं को समझना, मतलब मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या सबको एक्स एक्सिस दिख रही है? दिख गया? वाई दिखा? जेड ओरिजिन दिखा? इस क्यूब की साइड कितनी है? 20 लेंथ, 20 विड्थ, 20 हाइट, राइट, 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 3 × 10⁻³ आई कैप। इसका मतलब along x। तो देखो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया ये हमारी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी? 3 × 10⁻³ आई कैप। सही है। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या सरफेस 1 दिख रहा है तुम लोगों को? नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है ना। कितने एंगल पे?
180। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में जा रही है, नॉर्मल लेफ्ट में जा रहा है, तो क्या एंगल 180 है। तो फाइव 1 किसके इक्वल होगा, ई ए कॉस थीटा। ये बात बोली, जो ई ए लिखा है क्या ये मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ एरिया कितना है 0.2 × 0.2 दिख रहा है मुझे, तो कॉस 180 कितना होता है, तो ये आ जाएगा 3 × 6 × 12 1.2 × 10⁻³ सही लिखा है मैंने, बताओ भाई ठीक लिखा है, ठीक है। अब मैं सरफेस 2 को देख रहा हूँ, सरफेस 2 के लिए एंगल क्या 0 डिग्री दिखा तुम लोगों को, बताओ भाई, तो क्या लिखूंगा इस बार, जैसे फाइव 1 था E1 A1 cos 180, फाइव 2 क्या लिखूंगा E2 A2 cos 0, एंगल दिखा सबको 0। E2 कितना है 3 × 10⁻³ A2 कितना है 0.2 × 0.2 cos 0 is 1, कितना आ गया सेम आ गया पॉजिटिव में, मगर हाँ बेटा सही 0.12 आ रहा है कैलकुलेशन, 0.12 × 10⁻³ अच्छा सॉरी, हाँ क्योंकि 0.2 × 0.2 था, बिल्कुल ठीक है, तो अपॉन में 10 कर दूंगा ऐसा, -120 राइट, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सरफेस 3 दिख रही है, सबको दिख रहा टॉप सरफेस, ठीक है, सरफेस 4 दिख रहा है बॉटम, तो मैं जानना चाहता हूँ जो टॉप है जो बॉटम है जो अदर सरफेसेस है उनका फ्लक्स मैंने 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि बाकी सबके लिए एंगल कितना है, अब टोटल फ्लक्स कितना है 0, ऐड करके देख लो। तो इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फ्लक्स हमेशा 0 होता है क्लोज सरफेस के लिए। गॉस थ्योरम से सोच लो, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है 0, तो फ्लक्स भी तो 0 हो जाएगा, सही है। तो मैंने इस क्वेश्चन को क्या बोला था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका मतलब अगर 1 मार्कर आया तो सीधा मैं क्या लिखूंगा, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट कर लो ये कॉन्सेप्ट है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स इज 0, in uniform electric field for a closed surface net flux is 0। closed surface का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं 3D 3D सरफेस होनी चाहिए, ओपन या क्लोज्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बेटा पूछो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 0। इंपॉर्टेंट बात है यूनिफॉर्म, यानी आज मैं यूनिफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म, तो ध्यान दो मैं बार बार बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म, in uniform electric field net flux through closed surface is 0। closed surface में लिख लो 3D बोलना चाह रहा हूं मैं, इसका मतलब क्यूब हो सकता है क्यूबॉइड हो सकता है, रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। तो तुम मेरी बात का अगर मतलब समझ रहे हो, 15th में फ्लक्स निकाला था हमने क्वेश्चन नंबर 15 में, देखो लास्ट क्लास में निकाला था, तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्यूब है या स्क्वायर है, पढ़ दो 15 स्क्वायर था 10 सेंटीमीटर का, तो उसका फ्लक्स 0 नहीं आया था, निकाला था हमने फ्लक्स। 16 सरफेस कैसी है क्यूब, अगर क्यूबिकल सरफेस है सिलेंड्रिकल सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है, तो मैं देखता हूँ फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है तो 100% फ्लक्स कितना आएगा 0, मैंने करके दिखाया, देखो मैंने तुमको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया या करके दिखाया कि 1 का फ्लक्स कितना है -120, 2 का फ्लक्स कितना है +120, 3 4 5 6 का फ्लक्स कितना है 0, तो टोटल फ्लक्स होगा 5 1 + 5 2 + 5 3 + 5 4 + 5 5 + 5 6 which will be 0। टोटल फ्लक्स इज 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बार बार मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ यूनिफॉर्म, अगली क्लास में क्या बताऊंगा, तो ध्यान रखना
ठीक है ना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, वो भी कर लेते हैं। 17th, careful measurement of electric field at the surface of a black box indicates that net outward flux is 8 × 10⁻³ आउटवर्ड फ्लक्स से मैंने क्या आइडिया लगाया, पॉजिटिव है। इनवर्ड फ्लक्स बोलता तो मैं क्या बोलता, सही बात है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज नेट चार्ज, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मुझे क्यू मालूम है, नहीं सॉरी, फ्लक्स मालूम है ना। क्या मुझे एप्सिलॉन नॉट पता है, मल्टीप्लाई कर लो। ठीक ठीक है ना। सेकंड पार्ट पे कॉन्सेप्चुअल लिखना, यानी सेकंड पार्ट थोड़ा समझने वाला है। आउटवर्ड वाले को फिर से बताना। मैंने बोला जब भी फ्लक्स इनवर्ड होता है मतलब नेगेटिव, आउटवर्ड है तो पॉजिटिव। इनवर्ड बोलते तो हम माइनस का साइन ही लेते हैं। लेते हैं माइनस का साइन। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में नहीं 20 में ध्यान दो, कैसा फ्लक्स है, इनवर्ड है। नेगेटिव है इसलिए इनवर्ड है, नेगेटिव है इसलिए इनवर्ड है, या इनवर्ड है इसलिए नेगेटिव। समझ में आया। या देखो अभी जो मैंने स्लाइड बनाई थी, 1 का फ्लक्स कैसा था, सरफेस 1 का, देखो अंदर जा रहा था ना, तो नेगेटिव आया होगा, देखो -120। सरफेस 2 का फ्लक्स कैसा था, आउटवर्ड, तो पॉजिटिव है। सबको क्लियर हुआ। अदरवाइज कॉपी में लिख लो, अगर डाउट रहता तो लिख लो। इनवर्ड फ्लक्स मतलब नेगेटिव फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स मींस नेगेटिव फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स मींस पॉजिटिव फ्लक्स। अब ठीक है। सेकंड पार्ट में मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल है, क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। इसके लिए मैं ऐसे बोलता हूँ, हम पढ़ते हैं इसलिए एग्जाम होता है, ये एग्जाम होता है इसलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट पढ़ो, समझ में आएगा मैंने क्या बोला। देखो पढ़ो, if net outward flux through the surface were 0, could you conclude that there were no charges? बताओ भाई सब लोग, 17 सब लोग रीड करो फिर डिस्कस करते हैं। बी पार्ट मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल है। मैं हिंट देता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कुछ हिंट दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। एक स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर मैंने डाइपोल रख दिया है। डाइपोल समझते हो, यस तो कितना फ्लक्स है, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सही है। तो अगर एक स्फीयर के अंदर डाइपोल रखा है तो क्या फ्लक्स 0 है, मानते हो नहीं मानते हो, फ्लक्स 0 है, नेट चार्ज 0 है। ध्यान दिया मैंने क्या बोला, हाँ, फ्लक्स 0 मतलब नेट चार्ज 0। हो सकता है कि वहां पे क्या हो, चार्ज हो, -q प्लस डाइपोल रखो। सबको मेरा पॉइंट क्लियर हुआ। फ्लक्स 0 है, इसका मतलब नेट चार्ज 0 है, हो सकता है वहां पे डाइपोल रखा हो। ठीक बात बोली। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, देखो। If net outward flux to the surface were 0, could you conclude that there were no charges? No, because there may be equal and opposite charges. Net charge must be 0. सही बोला। हाँ वो भी पॉसिबिलिटी, वेरी गुड। ये भी पॉसिबिलिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब पॉसिबिलिटी है कि चार्ज हो, जरूरी नहीं कि चार्ज हो सकता नो चार्ज। थीटा 90 हो सकता है। हाँ उसमें भी 0 उसमें भी 0 हुआ। इसका क्वेश्चन का सेंस क्या, मतलब ये पूछो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर फ्लक्स 0 है, क्वेश्चन का सेंस समझो, अगर फ्लक्स 0 है तो क्या नो चार्ज है। तो हम जो एग्जांपल लेंगे, हम वो एग्जांपल लेंगे जिसमें चार्ज हो या ना हो, हम तो वो एग्जांपल लेंगे ना। तो मैंने एग्जांपल क्या लिया, एक स्फीयर लिया, तो स्फीयर के अंदर क्या डाल दिया, डाइपोल, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 0। नेट चार्ज कितना है, 0, बट चार्जेस तो हैं। तो इसका मतलब मैं तुम लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ, लिख लो, नेट फ्लक्स 0 मींस नेट चार्ज 0, नेट फ्लक्स मींस नेट चार्ज 0, देयर में बी डाइपोल। बस इतना। कि ना हो चार्ज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन के सेंस में लिखेंगे ना।
क्वेश्चन जो पूछेगा उसके सेंस में लिखेंगे ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Could you conclude that there is no charge? तो हम क्या बोल रहे हैं कि चार्ज नहीं होगा या हो सकता है? तो हम तो अपने क्वेश्चन सपोर्ट में बोलेंगे कि भाई फ्लक्स जीरो मतलब नेट चार्ज जीरो, बट देयर में बी डाइपोल। इसका मतलब चार्जेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बस कंडीशन क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है ना? तो आज यहाँ तक करो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हाँ बेटा। more than 1,000 हो सकता है, more than 1,000। हाँ हाँ, कितने